सबसे पहले हमने बनाया डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। इसमें हमारा क्या बना, आउटपुट में क्या आई थी हमारे पास, प्रोजेक्ट चार्टर आई थी हमारे पास। हमने बनाया कैसे था, हमारे पास इसके इनपुट थे, हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक थे, और जिससे हमारे पास ये आउटपुट आई थी। आउटपुट आई थी हमारे पास, इनपुट हमारे पास क्या थे, ओपीए बिजनेस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है जल्दी बताएं। business case गुड, and बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, ईएफ आया हमारे पास, एग्रीमेंट्स आए, ये हमारा ये बन गया। यू आर आस्किंग माइंड मैपिंग, दिस इज माइंड मैपिंग, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक में क्या था, एक्सपर्ट जजमेंट, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप, मीटिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मीटिंग मैनेजमेंट जो था, फैसिलिटेशन था, ठीक है, यही था आउटपुट में प्रोजेक्ट चार्टर एंड साथ में अजम्पशन लॉग। क्या आ गया, अजम्पशन लॉग। अजम्पशन प्रोजेक्ट चार्टर क्या करता है, पर्पस क्या है इसका, प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी देता है, प्रोजेक्ट को ऑथराइज करता है, हाई लेवल रिक्वायरमेंट होती है इसमें, हाई लेवल रिक्वायरमेंट सारा कुछ हो गया ना। साइन कौन करता है, साइन बाय स्पॉन्सर। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने क्या किया था, चार्टर के बाद हम लोग गए थे नीचे इनिशिएशन में नीचे गए थे हम लोगों ने, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। हमने क्या बनाया, स्टेक होल्डर रजिस्टर। वहाँ पे हम लोगों ने टूल्स का इस्तेमाल किए, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया, कौन से डॉक्यूमेंट्स है कौन से नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट चार्टर, बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस केस, सारे डॉक्यूमेंट्स आए, आपने उनको एनालाइज किया, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई की, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, यस और नो। फिर आपने उनको पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स में आपने उनको कैटेगराइज कर दिया, जिसकी पावर ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसको मैनेज किया क्लोजली, जिसके पास पावर कम है, इंफॉर्मेशन है, कीप इन्फॉर्म, जिसके पास ना पावर है ना इंटरेस्ट है, वॉच लिस्ट, पावर ज़्यादा है, इंटरेस्ट कोई खास नहीं है, कीप सेटिस्फाइड। क्लियर हो गया। फिर हमने एक मॉडल पढ़ा था, सेलियंस मॉडल, जिसमें हमने कहा जिसका सेलियंस ज़्यादा होता है वो कौन होता है, जो तीनों में हो, पावर, अर्जेंसी, लेजिटिमेसी का, जिसका ज़्यादा होगा वो तीनों होगा डेफिनेट स्टेक होल्डर होगा। जो एक में होगा उसका सेलियंस लो, 1 में लो, 2 में मीडियम, 3 में हाई। आप इसके अकॉर्डिंगली स्टेक होल्डर को कैटेगराइज करते हैं। आपका स्टेक होल्डर रजिस्टर आ जाता है, जिसमें लिखा होता है स्टेक होल्डर रजिस्टर में कि लिस्ट कौन कौन का स्टेक होल्डर है, उसकी पावर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी अर्जेंसी क्या है, लेजिटिमेसी क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी उनके लिए, उनका एंगेजमेंट लेवल क्या है, करंट क्या है और डिजायर्ड क्या है। जी, इनिशिएशन में कोई क्वेश्चन किसी का, प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है, 3 बेसलाइंस होती हैं। पहली बेसलाइन क्या है, स्कोप बेसलाइन आपने बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपने बेसलाइन बनानी है स्केड्यूल बेसलाइन बनानी है। तीसरी आपने बेसलाइन बनानी है कॉस्ट बेसलाइन बनानी है, ठीक है, कॉस्ट बेसलाइन बनानी है। और चौथी चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। उसके लिए क्या होता है, रिस्क रजिस्टर। पांचवी चीज़ क्या थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, रिसोर्स को एस्टिमेट करना। उसके लिए आप रिसोर्स का जो है रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, यहाँ तक क्लियर है। आप स्कोप बेसलाइन कैसे बनाते हैं, आप सबसे पहले करते हैं प्लान, स्कोप, मैनेजमेंट। इसमें आउटपुट में क्या आता है, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। आप इसके बाद क्या करते हैं, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। इसमें आपके पास क्या आउटपुट आती है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आ गया। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में सारी रिक्वायरमेंट आ गई। अब आप क्या करते हैं, कलेक्ट रिक्वायरमेंट से डेवलप स्कोप स्टेटमेंट। इससे आपके पास क्या आता है, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट क्या बताती है, इंक्लूडेड
और एक्सक्लूडेड किया है। क्लियर है यहाँ तक? आपने यहाँ पे सिंपल टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल किए, यहाँ पे आपने टूल्स कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इस्तेमाल की, आपने माइंड मैपिंग वगैरह इस्तेमाल की, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में आपने जो चीज़ें नहीं थी उसको निकाल दिया। अब प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट को फर्दर आगे आप डिवाइड करते हैं क्रिएट WBS में। क्रिएट WBS से क्या आउटपुट आती है आपके पास? स्कोप बेसलाइन। इसमें होता क्या क्या बेसिकली? WBS प्लस WBS डिक्शनरी प्लस प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। WBS के सबसे छोटे से हो क्या कहते हैं हम लोग? वर्क पैकेज। क्लियर है यहाँ तक? अली जी सबको क्लियर है? अच्छा, स्केड्यूल बेसलाइन कैसे बनती है? आप बनाते सबसे पहले प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट, उसमें आउटपुट क्या आता है आपके पास? स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान। फिर आप डिफाइन एक्टिविटीज करते हैं। ये जो आपके पास वर्क पैकेज है इसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं इसमें एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, माइलस्टोन लिस्ट में। फिर क्या करते हैं? इन एक्टिविटीज को सीक्वेंस करते हैं। आपके पास आउटपुट क्या आती है? प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम सीक्वेंस एक्टिविटीज होती हैं। फिर इन एक्टिविटीज को आप एस्टिमेट ड्यूरेशन करते हैं। क्या करते हैं? एस्टिमेट ड्यूरेशन करते हैं। कैसे करते हैं? आपके पास एनालॉगस, पैरामीट्रिक, 3 पॉइंट, बॉटम अप। अब 3 पॉइंट में आपके पास पर्ट भी आ जाता है। पर्ट क्या है? ऑप्टिमिस्टिक 4 मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक 6, और ट्रायंगुलर भी आ जाता है। ट्रायंगुलर में क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ठीक हो गया। बॉटम अप भी आ जाती है इसके अंदर। फिर साथ में आप इसमें रिजर्व्स को भी देखते हैं, रिजर्व एनालिसिस करते हैं। बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स आ जाती हैं आपके पास, बेसिस ऑफ एस्टिमेट और एक्टिविटी एस्टिमेट आ जाती है। ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हैं? फिर इनको लेके आप इन सबको मिलाते हैं, क्या आता है आपके पास? डेवलप स्केड्यूल में जाते हैं। डेवलप स्केड्यूल में क्या आता है आपके पास? स्केड्यूल बेसलाइन बन जाती है। स्केड्यूल बेसलाइन, स्केड्यूल डाटा, प्रोजेक्ट स्केड्यूल। आप अलोंग द वे इसमें क्या करते हैं? क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल चेन मेथड इस्तेमाल करते हैं। लीड्स एंड लैग, लीड्स एंड लैग किए थे हमने। स्केड्यूल, कंप्रेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम लोग। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में 2 चीजें थी। स्केड्यूलिंग कंप्रेशन में क्या था? क्रैशिंग एंड फास्ट ट्रैकिंग। ठीक है, ये सारा करके आपका स्केड्यूल बेसलाइन आ जाती है। सो यू हैव अ स्केड्यूल बेसलाइन। जब स्केड्यूल बेसलाइन आ गई, अब हम कहाँ जाते हैं? कॉस्ट बेसलाइन में। कॉस्ट बेसलाइन में पहला प्रोसेस क्या है? प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट। आउटपुट आती है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। फिर आप क्या करते हैं? एस्टिमेट, एस्टिमेट कॉस्ट। आउटपुट क्या आती है? कॉस्ट एस्टिमेट, बेसिस ऑफ एस्टिमेट। सेम टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यस अली, सारा क्लियर है? फिर आप डेवलप करते हैं बजट। आउटपुट में कॉस्ट बेसलाइन प्लस फंडिंग लिमिट रिकॉन्सिलेशन। जो फंडिंग लिमिट्स आती है, कब करनी है, क्या नहीं करनी, फंडिंग लिमिट्स आ जाती है आपको। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बस ऐड करते हैं हम। हाँ, सिर्फ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी टूल्स एंड टेक्निक आ जाता है कि हमारे पास क्वालिटी की कॉस्ट है। अब हम लोग रिस्क रजिस्टर अपने बना रहे हैं। ये तीनों क्लियर है? ये PMP की जान है यहाँ तक, कि यहाँ से आपकी ये तीनों मिला के एक बेसलाइन बन जाती है, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन, बट दैट विल कम लेटर। अच्छा, रिस्क रजिस्टर कैसे बनाना है आप लोगों ने? रिस्क रजिस्टर के लिए आप पहला स्टेप करते हैं प्लान रिस्क मैनेजमेंट। प्लान रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्लान आ जाता है आपके पास। ठीक है, फिर आप करते हैं आइडेंटिफाई रिस्क। इसमें आपकी वो प्रॉम्प्ट लिस्ट, स्वॉट एनालिसिस, अजम्पशंस वगैरह चेक करते हैं, कंस्ट्रेंट्स के हैं वो चेक करते हैं। आउटपुट क्या आती है? रिस्क रजिस्टर आता है आपके पास, जिसमें लिस्ट ऑफ रिस्क होती है, सिर्फ लिस्ट ऑफ रिस्क। फिर आप आगे इसको रैंक करते हैं। रैंक कैसे करते हैं? पहला क्वालिटेटिव क्या है? प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट करके उसमें लिख देते हैं। दूसरा क्वांटिटेटिव, अगर जरूरत होती है। क्वांटिटेटिव में 4 टूल्स इंपॉर्टेंट क्या थे? सेंसिटिविटी एनालिसिस,
या टोर्नेडो, डायग्राम, मोंटे कार्लो, मोंटे एमसी लिख दूं, मोंटे कार्लो एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद Decision tree. एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जिसको हम लोग, इसका टूल है डिसीजन ट्री और इन्फ्लुएंस डायग्राम। यहाँ आपके पास क्या आउटपुट आती है, रिस्क रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट आती है, रिस्क रजिस्टर, रिस्क रिपोर्ट जाते हैं आपके पास। आप क्या करते हैं, अब इसका रिस्पॉन्स लिखते हैं। अब आप लिखते हैं इसका रिस्पॉन्स, प्लान रिस्पॉन्स टॉपिक होता है पॉजिटिव का और नेगेटिव का लिखते हैं। पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है अवॉइड, मिटिगेट, ट्रांसफर। पॉजिटिव का है एक्सप्लॉइट, एनहांस, शेयर। फिर एक्सेप्ट और एस्केलेट दोनों में सेम है। एक्सेप्ट में हमारे पास एक्टिव पैसिव एंड पैसिव आता है। फिर हम लोग रिस्पॉन्स कॉन्टिजेंसी रिस्पॉन्स भी लिखते हैं। कॉन्टिजेंसी रिस्पॉन्स जो हमारा प्लान ए होता है, फॉल बैक प्लान, प्लान बी, प्लान बी। वर्क अराउंड, अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलाया तो वर्क अराउंड, वर्क अराउंड। फिर हमारा एक होता है रेजिड्यूल रिस्क, वो क्या होता है, रिमेनिंग आफ्टर प्लान। एक होता है सेकेंडरी रिस्क। सेकेंडरी रिस्क क्या होता है हमारा, जो कि एक रिस्क एकर होने की वजह से आता अकर बिकॉज ऑफ फर्स्ट रिस्क। यस और नो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, ये आपका पूरा फर्स्ट रिस्क, पहला प्लान करते हैं, रिस्क इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद दूसरा रिस्क आ जाता है। क्लियर हो गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान हो गया, इसमें सारा रिस्पॉन्स होता है, क्या रिस्क है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या इम्पैक्ट है, किसको डैमेज करेगा, कितना करेगा। फिर आप करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में, आप क्या करते हैं, पहले प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट में आउटपुट क्या आती है, रिसोर्स प्लान। फिर आप एस्टिमेट करते हैं रिसोर्स को, आपस क्या आती है, रिसोर्स एस्टिमेट्स और बेसिस ऑफ एस्टिमेट, बेसिस ऑफ एस्टिमेट। अच्छा, इसमें ना प्लान रिसोर्स में साथ में टीम चार्टर भी आता है। टीम चार्टर में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके अंदर थ्योरीज आती है हमारी, थ्योरीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारी। थ्योरीज हमारी कौन कौन सी आती है, कौन सी, वन बाय वन। मैस्लो आता है हमारा, हायरार्की ऑफ नीड्स, हाइजीन जो हर्ट्जबर्ग आ जाता है, जिसमें हाइजीन होता है, एक हाइजीन फैक्टर है, दूसरा मोटिवेटिंग, हर्ट्जबर्ग हाइजीन मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स थ्योरी क्या कहती है, लोगों को काम करना पसंद नहीं है, वाई क्या कहती है, लोगों को काम करना पसंद है। क्लियर है। वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी आ जाती है एक्सपेक्टेंस थ्योरी। हमारी एक्सपेक्टेंस थ्योरी आती है, लोग कैसे काम करना पसंद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, कुछ और तो नहीं रहता इसके अंदर, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। ये आपका प्लानिंग का कोर है, जो प्लानिंग की जान है। अलोंग द वे आप प्लान बनाते हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान। यहाँ पे आप देखते हैं कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, सेंडर रिसीवर का, पुश कम्युनिकेशन क्या है, फुल कम्युनिकेशन, पुल क्या है, इंटरएक्टिव क्या है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कल्चर अवेयरनेस कितनी दे, कल्चर अवेयरनेस क्या है इस वक्त ना, किसको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, राइट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन ऑन राइट टाइम, बस वो राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम वगैरह आ गया, ठीक हो गया। कल्चर अवेयरनेस आप देखते हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान में आप देखते हैं इस वक्त मैट्रिक्स बनाते हैं आप, जो है अनअवेयर कौन है, रेजिस्टेंट कौन है, न्यूट्रल, स्पोर्टिव, लीडिंग, करंट स्टेट क्या है, 1 2, करंट स्टेट क्या है, डिजायर स्टेट क्या है। क्लियर है स्टेक होल्डर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन सो फार। अच्छा जी, इसके बाद और आप क्या, क्वालिटी में आप क्या करते हैं, प्लान क्वालिटी में आउटपुट आती है क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान और मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स आ जाता है आपके पास। आप इसमें देखते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस तरह करनी है, आप जो है क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, जो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस क्या है,
कॉस्ट ऑफ नॉन Non-conformance परफॉर्मेंस क्या है, क्या है? कन्फॉर्मेंस क्या है कि क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करेंगे, नॉन परफॉर्मेंस क्या है कि इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट क्या आएंगे आपके पास, Effect repair की ये बात कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होगी। आप इसमें मैट्रिक्स में देखते हैं कि आप जीरो डिफेक्ट कैसे लाएंगे, पारेटो रूल क्या है, ठीक है, TQM क्या कहती है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी करना, सिक्स सिग्मा क्या कहता है, DMAIC डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव कंट्रोल, 3.4 डिफेक्ट्स आर अलाउड इन 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये सिक्स सिग्मा कहता है। उसके बाद काइजन कहता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, थोड़ा थोड़ा काम स्टेप बाय स्टेप करें। मार्जिनल एनालिसिस कहता है थोड़े पैसे लगा खर्च के करते जाओ, कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता quality ठीक हो गया। improve करनी। फिलिप क्रॉस्बी ने कहा था जीरो डिफेक्ट्स, ये आप देखते हैं ISO क्या कहता है, क्वालिटी, क्वालिटी इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीवन, क्वालिटी इफेक्ट्स एवरीवन, तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ISO की एक स्टेटमेंट है कि दे डॉक्यूमेंट व्हाट दे डू एंड दे डू व्हाट इज व्हाट डॉक्यूमेंटेड। इज डॉक्यूमेंट, गुड। क्वालिटी क्या होती है, जिसके लिए कस्टमर पे करता है, कैरेक्टरिस्टिक उससे इसलिए कस्टमर पे करता है, ग्रेड क्या होता है उसके अंदर, लेवल क्या होता है, फिर हमने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी देखी, एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। हम लोगों ने प्लान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में स्कोप, कॉस्ट, क्वालिटी, रिक्वायरमेंट रह गया आई थिंक। वेट ना, कॉस्ट, क्वालिटी पढ़ा, प्रोक्योरमेंट, गुड। प्रोक्योरमेंट हमारा रहता है, प्रोक्योरमेंट में हमारे पास क्या आता है, मेक और बाय। एनालिसिस हमारे पास आता है कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट रीइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस में रिस्क किस पे होता है, रिस्क सेलर पे होता है। कॉस्ट रिइंबर्समेंट में किसमें होता है, बायर पे। फिर टाइम एंड मटेरियल में मीडियम होता है। आप देखते हैं मेक और बाय में क्या चीज़ खरीदनी, क्यों खरीदनी है, कितनी खरीदनी, कहाँ से खरीदनी, सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्क देते हैं, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन क्या है, जब ना पता चीज़ हो तो आप रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन करते हैं, जब चीज़ का पता हो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करते हैं कि प्राइस दे दो हम लोग, अगर आपने डिटेल निकालनी है तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करते हैं। इन दिस वे आप देखते हैं सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इंडिपेंडेंट एस्टिमेट लेते हैं, एक ही मार्केट में एस्टिमेट लेंगे तो उनकी बाइसिंग आ जाती है। अब लॉन्ग द वे देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्क आपके पास आउटपुट आता है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क में लिखा होता है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आती है, एंड दिस कंप्लीट दिस। वंस अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज द मदर ऑफ ऑल प्लान। द बेसिक्स आर स्कोप बेसलाइन, कॉस्ट बेसलाइन, स्केड्यूल बेसलाइन, और इन चीजों को डैमेज कौन कर सकता है, रिस्क, और रिस्क के साथ इसको मैनेज किसने करना है, टीम ने, जो रिसोर्स है टीम है, सारा कुछ वो कैसे लेके चलना है आपने, ठीक है। अगर कोई चीज खरीदनी है तो दैट इज प्रोक्योरमेंट। अगर कोई आपने कम्युनिकेट करना है तो आपने देखना है क्या कम्युनिकेट, क्या फॉर्मेट, किससे, कब, स्टेक होल्डर इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, उसको वहां पे लेके चलना है आपने, ठीक हो गया। एनी कंफ्यूजन इन दिस? थैंक यू वेरी मच एंड दिस एंड्स द सेशन। थैंक यू वेरी मच।